नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं आतंक के खिलाफ लड़ाई सामताई। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड में है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित करने, अटारी चेकपोस्ट बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने और उच्चायोग के कर्मचारियों को कम करने जैसे कई अहम कदम उठाए गए हैं। सरकार ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया है और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है। भारत के इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तान भी टेंशन में आ गया है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार एक्शन मोड में है। पड़ोसी मुल्क के खिलाफ बड़े फैसले लेने के बाद अब तैयारियां सैन्य स्तर पर होने लगी हैं और इसके लिए हर तरफ कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय नौसेना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना ने अपने बनाए स्वदेशी युद्धपोत INS सूरत से समुद्र में तेजी से उड़ने वाले टारगेट पर सटीक हमला कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये उपलब्धि नौसेना की ताकत को और मजबूत करती है। पीएम मोदी का खुली जंग का ऐलान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी इस हमले के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवादियों और आतंक की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादियों के सहयोगियों के घरों खोज अभियान चलाए जा रहे हैं। यह अभियान आतंकवादियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि इस अभियान का लक्ष्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को पता लगाना है और उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना कराना है। सुरक्षा बलों ने कई संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की और कई जगहों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री बरामद की है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कस दिया है। कुलगाम में कैमो इलाके में सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि LET TRF से जुड़े 2 आतंकियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान जारी है। It's been a terrible tragedy and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action. And they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course
couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together. पलट गया आतंकी संगठन टीआरएफ, भारत के खौफ से पलटा टीआरएफ। पहले ली थी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी, फिर बोला हमने नहीं कराया हमला, हमारा कोई वास्ता नहीं। डर से कांप रहे आतंकी। टीआरएफ ने पहलगाम हमले में संलिप्तता से इनकार किया। बता दें कि टीआरएफ के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी की। उन्होंने कहा कि हमले के तुरंत बाद संगठन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक छोटा लेकिन अधिकृत संदेश पोस्ट किया गया था। संगठन ने कहा कि जांच से पता चला है कि यह एक साइबर हमले से हुआ था, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों को संदेश था। प्रवक्ता ने कहा कि यह कोई नई रणनीति नहीं है और भारतीय एजेंसियां अक्सर डिजिटल तकनीक का उपयोग कर भ्रम फैलाने और झूठी जिम्मेदारी ठहराने का काम करती है। टीआरएफ ने कहा कि पहले भी रची गई थी झूठी कहानियां और भारत पर इतिहास में झूठे हमले और आतंकी घटनाएं करने का आरोप लगाया है। भारत की गहरी मार, बड़ी तकरार। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव गहरा गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है और 1960 के ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। भारत की मार से पाकिस्तान अंदर तक हिल गया है और नेता गीदड़ भभकी देने लगे हैं। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान पर संकट के बादल हैं। बाढ़ या सूखा, दोनों से पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पाक को खुद पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इसे 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि इसे लेकर 3 तरह की रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। ये मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। हालांकि 3 चरणों और 3 तरह की रणनीति के बारे में केंद्र जानकारी नहीं दी गई है। मालूम है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर ना पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान के अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हो। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, बैलेंस हमारी देखना जरूरी है। और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। क्या है सिंधु जल समझौता? सिंधु जल समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी सेना के जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19% पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से करीब 90% पानी ही इस्तेमाल करता है। 1960 में भारत पाक के बीच सिंधु घाटी को 9 नदियों में विभाजित करते हुए
इस समझौते पर साइन किए गए थे। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच हर साल सिंधु जल आयोग की बैठक होती है। आखिरी बैठक मई 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के हक में दे दिया गया। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। सिंधु जल प्रणाली में मुख्य नदी के साथ साथ 5 सहायक नदियां भी शामिल हैं। इनमें रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब शामिल है। ये नदियां सिंधु नदी के बाएं बहती हैं। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिम नदियां कहा जाता है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइन भी माना जाता है। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी के पानी से सिंचित होती है। सिंधु को उसकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर पर हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी सिंधु और सहायक नदियों के सहारे ही। जब पाक के खिलाफ मोदी सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है, तब आम से खास लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा है कि भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत दस्तावेज है। इसमें कश्मीर को नुकसान है। वहीं पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वार बताया है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वार यानी जंग की तरह माना जाएगा। तालमेल बनाकर कार्य कर रहे मंत्रालय। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि संधि अच्छे संदर्भ में की गई है, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। बताया यह भी है कि विश्व बैंक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से कोई दबाव पड़ने की स्थिति में कानूनी जवाब भी तैयार किया जा रहा है। कूटनीतिक प्रयास भी जारी रहेंगे ताकि अन्य देशों को पता चले कि भारत ने कदम क्यों उठाया। फिलहाल सरकार का इरादा यह भी सुनिश्चित करना है कि भारत में लोगों की इसकी वजह से कोई असुविधा ना हो या बहुत कम हो। जल शक्ति, गृह और विदेश मंत्रालय इस पर संबंधित तरीके से काम कर रहे हैं। अब क्या बदलेगा? दोनों देशों के जल आयुक्तों की सालाना बैठकें नहीं होगी, जिससे संवाद और विवाद निपटाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर होने की जानकारी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे की संभावना बढ़ सकती है। भारत अब पश्चिमी नदियों पर अपनी जल विद्युत परियोजनाओं को बिना पाकिस्तान की सलाह मशविरा के आगे बढ़ सकेगा। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त अब भारतीय क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं। अब स्थायी सिंधु आयोग कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि योजनाएं प्रभावित होंगी। एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान के पानी को कम करने या मोड़ने की किसी भी कोशिश की पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। किसी को भी इस बारे में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। यह देश 240 मिलियन लोगों का है। हम अपने बहादुर सशस्त्र बलों के पीछे हैं। यह संदेश जोरदार और साफ होना चाहिए। पाकिस्तान की टूटी रीढ़ निकल रही आह। पाकिस्तान पहले से ही वित्तीय और राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है। इस फैसले से उस पर दूरगामी असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान कृषि के लिए सिंधु नदी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान के 90% सिंचाई प्रणाली सिंधु नदी पर आधारित है।
जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उसके कृषि उत्पादन और सुरक्षा और खाद्य को खतरे में डाल सकता है। पश्चिमी नदियों से पानी की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान या भविष्य में व्यवधान पाकिस्तान में पानी की कमी को बढ़ा सकती है, फसल की पैदावार को कम कर सकती है और घरेलू अशांति को बढ़ावा दे सकती है। खासकर पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे पंजाब और सिंध जैसे प्रांतों में हालात बदतर होते जा रहे हैं। कृषि उत्पादन के अलावा बिजली आपूर्ति पर भी भारी असर पड़ेगा। पहले से ही पानी की कमी के कारण पाकिस्तान सालाना लगभग 19 मिलियन टन कोयला आयात करता है, लेकिन आगे कोयला आयात का वित्तीय बोझ और बढ़ सकता है। आज पाकिस्तान की जीडीपी का 60% से ज्यादा हिस्सा कर्ज में डूबा हुआ है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कल्पना भी नहीं की गई थी कि जहां हर साल लाखों पर्यटक अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने और जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें जोड़ने जाते हैं, वहां कुछ ऐसा हो जाएगा। बहरहाल इस आतंकी हमले से ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से घाटी में अमन और शांति लौट आई थी। इस पर यह हमला ग्रहण लगाता हुआ नजर आ रहा है। जो टूरिस्ट इंडस्ट्री वहां तेजी से फैल रही थी, अब उस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। लोगों के अंदर कश्मीर जाने को लेकर एक डर सा पैदा हो गया है। पहलगाम का बदला पीओके में। कह सकते हैं कि कश्मीर में आतंकियों ने हालिया वर्षों के सबसे क्रूर हमलों में से एक को अंजाम दिया है। आतंकवादियों ने पहलगाम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन मैदान में पर्यटकों पर गोलीबारी करते हुए 26 लोगों की जान ले ली। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों के होने की बात सामने आई है। वहीं हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। साथ ही भारत के पीओके में सीपीईसी के भूमिका को भी उजागर किया है। भारत का मानना है कि सीपीईसी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में भारत पीओके में सीपीईसी को निशाना बना सकता है। हम आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कदमों का मकसद तत्काल सुरक्षा खतरे को दूर करना और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया है। पाकिस्तान के साथ कई प्रमुख सीमा क्रॉसिंग बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान नागरिकों की वीजा छूट को निलंबित किया है और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को निष्कासित भी कर दिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान में अपने राजनयिक मिशन में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है। क्या है पीओके, कैसे हैं हालात? पीओके वह क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर सियासत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। भारत ने लगातार कहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तान और चीन का रणनीतिक बुनियादी ढांचा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीसी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के तहत एक प्रमुख पहल है। सीपीसी पीओके क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसकी लागत 60 अरब से ज्यादा है। सीपीसी पश्चिम चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो गिलगित बल्टिस्तान सहित पीओके से होकर गुजरता है। इस गलियारे में राजमार्ग, ऊर्जा परियोजना और व्यापार केंद्र सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं, जो पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य और क्षेत्रीय संपर्क के लिए चीन की महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पीओके में भारत की कार्रवाई का क्या होगा असर? आपको बता दें कि सीपीसी बुनियादी ढांचा उस क्षेत्र से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जहां उसने आतंकी संगठनों को पनपने दिया। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के जरिए उन्होंने संरक्षण दिया है। इससे पता लगता है कि पाकिस्तान का इरादा पीओके को आर्थिक रूप से विकसित करने के नहीं, बल्कि इसे भारत के लिए आतंकी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करना है। भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान पीओके में सीपीसी के बुनियादी ढांचे को अपने क्षेत्र में वैध सैन्य लक्ष्य के रूप में देख सकता है। इन संपत्तियों को निशाना बनाना भारत के रणनीतिक उद्देश्य के हिसाब से होगा, जो पाकिस्तान की ओर से सीमा पर आतंकवाद के ढांचे को तोड़ेगा। सीपीसी के बुनियादी ढांचे पर कोई भी सफल सैन्य हमला पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और चीन के साथ उसकी गहरी होती साझेदारी को कमजोर भी कर सकता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।
तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का